Yeah. वेलकम बैक बच्चों, दिस इज 42nd वीडियो ऑफ 12th फिजिक्स। ओके, स्लाइड बाय ब्रिज के न्यूमेरिकल्स करते हैं। कुछ मैंने होमवर्क में भी दिया था तुम्हें डीपीपी के अंदर, लेकिन कुछ बच्चों ने किए होंगे, कुछ ने नहीं किए होंगे। होमवर्क में एक क्वेश्चन दिया था मैंने, एग्जाम्पल 3.9 पेज 121। ठीक है, तो इन अ मीटर ब्रिज the null point is found at a distance of 33.7 centimeter from A. If now a resistance of 12 ohm is connected in parallel with S, the null point occurs at 51.9 centimeter. Determine the values of R and S. ठीक है, R और S की वैल्यूज निकालनी। एक रफ फिगर हमेशा अपने दिमाग में रखना, साइड में फटाफट एक रफ फिगर बना लेना, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी क्वेश्चंस में। क्या कर रहे हैं वो, यहां पे डेफिनेटली आर होगा और यहाँ एस होगा, और जो बैलेंसिंग लेंथ है दैट इज एट 33.7 सेंटीमीटर फर्स्ट केस में। ठीक है, और फिर उसके बाद सेकंड केस में जब इसके पैरेलल में एक 12 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया, तब बैलेंसिंग लेंथ इज 51.9 सेंटीमीटर। ठीक है ना बच्चों, तो सुनो ध्यान से कि ये तो सेकंड केस है ना, और ये फर्स्ट, ये सेकंड बैलेंसिंग लेंथ है, ये फर्स्ट है। तो फर्स्ट केस में तो अपन क्या लिख देंगे, स्ट्रेट अवे दिस अपॉन दिस, R by S equal to 33.7 upon 100 minus 33.7. R by S is equal to 33.7 upon 100 minus 33.7 is 66.3. ये एक इक्वेशन है। ठीक है, सेकंड केस में क्या करा, एक 12 ओम का रेजिस्टेंस पैरेलल में लगा दिया। 12 ओम का रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाते ही इस पार्ट का जो रेजिस्टेंस होगा वो 12s अपॉन 12 प्लस एस हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12s अपॉन 12 प्लस एस, 1 अपॉन 12 प्लस 1 अपॉन एस। ठीक है, तो अब जो नई बैलेंसिंग लेंथ होगी वो होगी R अपॉन 12s अपॉन 12 प्लस एस। दिस अपॉन दिस होल इज इक्वल टू 51.9 अपॉन 48.1। ठीक है, ये 100 माइनस 33.7 है और ये 100 माइनस 48.1 है, सॉरी 50.9 है, है ना। ये ऐसे लिख दिया मैंने, ये चीज ये है एक्चुअली। ठीक है, अब यहां से आ जाएगा R इंटू 12 प्लस एस अपॉन 12s इज इक्वल टू 51.9 अपॉन 48.1। R by S की वैल्यू, ये सेकंड इक्वेशन होगी। R by S की वैल्यू फर्स्ट से उठा के इसमें डाल, तो 33.7 अपॉन 66.3 इंटू 12 प्लस S अपॉन 12 इज इक्वल टू 51.9 अपॉन 48। इससे देखो S की वैल्यू। ठीक है ना, अब सॉल्व तुम्हें करना है, इससे सारे डेसिमल्स हटा देना, है ना, फिर कट आ जाएंगे। तो इससे S की वैल्यू आ जाएगी 13.5। ठीक है, और S 13.5 आएगा, तो इसके अंदर पुट कर देना, तो R की वैल्यू आ जाएगी। R की वैल्यू आ रही है 6.86 ओम, शायद के लिए 6.86। ठीक है ना बच्चों, हो जाएगा, जरूर करके देख लेना। सॉल्व क्वेश्चन बोर्ड में आने के बहुत चांसेस हैं। अब नेक्स्ट करते हैं बच्चों अपन, मैं क्वेश्चन बोलूंगा, तुम लोग फटाफट लिखना उसको, है ना, क्योंकि अब यहां लिखने का टाइम नहीं है मेरे पास। ठीक है, क्वेश्चन मैं रीड कर रहा हूं, क्वेश्चन फटाफट लिख लेना। लिखो बच्चों,
A wire connected in the left gap of a meter bridge balances a 10 ohm resistance in the right gap. लेफ्ट गैप में एक अननोन रेजिस्टेंस है ना, और 10 ओम राइट गैप में 10 ओम है. एट अ पॉइंट which divides the bridge wire in the ratio 3:2. Calculate the resistance of the wire. If the length of the wire is 1 meter, calculate the length of 1 ohm wire. क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ एक फ्लो में, तुम लोग वीडियो पॉज कर करके लिख लेना. A wire connected in the left gap of a meter bridge balances a 10 ohm resistance in the right gap at a point, comma, which divides the bridge wire in the ratio 3:2. Full stop. Calculate the resistance of the wire. Full stop. If the length of the wire is 1 meter, calculate, comma, calculate the length of 1 ohm wire. ठीक है, मैंने तुम्हें क्या बोला, हमेशा ये सर्किट फटाफट ड्रॉ कर लेना. ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लेफ्ट गैप में तो एक वायर है और राइट गैप में 10 ओम रेजिस्टेंस, यानी यहाँ तो R मान लो और यहाँ 10 ओम रेजिस्टेंस है, और ये जो बैलेंसिंग लेंथ है ये 3:2 के रेशियो में डिवाइड होगी, 3:2 के रेशियो में डिवाइड होगी. ठीक है, तो एक इक्वेशन तो क्या बन जाएगी स्ट्रेट अवे, कि this upon this equal to 3x upon 2x. तो R by 10 equal to 3x upon 2x. तो R तो स्ट्रेट अवे आता है, तो 30 by 2 यानी 15 ओम आ रहा है. ठीक है, R is what, 15 ओम. अब उसने बोल रखा है कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, तो आएगा इफ द लेंथ ऑफ द वायर इज 1 मीटर, इसकी 1 मीटर लेंथ है, तो 1 मीटर लेंथ का रेजिस्टेंस है 15 ओम. तो ऐसे लिख लो उसको, 15 ओम का वायर की लेंथ है 1 मीटर, तो हमें 1 ओम वायर की लेंथ फाइंड करनी है. तो 1 ओम की कितनी हो जाएगी, 1/15 मीटर. दिस इज द सेकंड आंसर. ठीक है ना, समझ में आ गया बच्चों. तो ये इसकी वैल्यू आ रही है 0.067 मीटर. क्वेश्चन को लिखना और फिर खुद ट्राई करना, फिर देखना सॉल्यूशन. अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो बच्चों, सुनो ध्यान से क्वेश्चन है ना. पहले क्वेश्चन लिख लेना. विथ 2 रेजिस्टेंस वायर्स इन द 2 गैप्स ऑफ अ मीटर ब्रिज. 2 resistance wires in the 2 gap of a meter bridge. The balance point was found to be 1/3 meter from the zero end. 1/3 meter from the zero end. Full stop. When a 6 ohm coil is connected in series with the smaller of the 2 resistances, comma, the balance point is shifted to 2/3 meter from the same end. Find the resistance of the 2 wires. क्वेश्चन में रिपीट कर रहा हूं एक बार. विथ 2 रेजिस्टेंस वायर्स इन द 2 गैप्स ऑफ अ मीटर ब्रिज, द बैलेंस पॉइंट वाज फाउंड टू बी 1/3 मीटर फ्रॉम द जीरो एंड. व्हेन अ 6 ohm coil is connected in series with the smaller of the 2 resistances, the balance point is shifted to 2/3 meter from the same end. Find the resistance of the 2 wires. ठीक है ना. तो मैंने तुम्हें क्या बोला कि हमेशा ये वाला सर्किट ध्यान में रखो, है ना. इसको तो रख करो पूरे को. और क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है R1 और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है R2. ठीक है, तो जो बैलेंसिंग लेंथ है ना वो यहाँ से 1/3 मीटर है.
तो यहां से 2/3 हो जाएगी, ठीक है। तो अपन लिख सकते हैं R1/R2 इक्वल टू 1/3/2/3 दिस अपॉन दिस, ठीक है। x लगाओगे तो भी कट जाएगा। तो R1 इक्वल टू हाफ R2 या R2 इक्वल टू 2R1, एक ही क्वेश्चन हो गया। अब दोनों में से स्मॉलर कौन सा होगा ये तुम्हें खुद अंदाजा लगाना पड़ेगा। R1/R2 1/2 है, तो स्मॉलर डेफिनेटली कौन सा होगा, R1। तो वो कह रहे हैं कि स्मॉलर के साथ सीरीज में 6 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया। तो यानी अब सेकेंड पार्ट में क्या करा है, स्मॉलर इसके साथ 6 ओम का एक रेजिस्टेंस लगा दिया। तो ये क्या हो जाएगा, R1 + 6 अपॉन R2, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू बैलेंसिंग लेंथ शिफ्ट्स टू 2/3 मीटर फ्रॉम दिस एंड। तो अब नई बैलेंसिंग लेंथ 2/3 अपॉन, तो ये पार्ट कितना बचेगा, 1/2, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, R1 + 6 इज इक्वल टू, ये तो कैंसिल हो गया, 2R2, R2 की जगह 2R1 तो R1 + 6 इज इक्वल टू 4R1 आ जाएगा। तो 3R1 इज इक्वल टू 6। तो R1 इसका मतलब आ गया 2 और R1 2 ओम आ गया, तो R2 कितना हो जाएगा, 4 ओम। ये दोनों रेजिस्टेंसेस आ गए, ये फाइंड करने देना। फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द 2 वायर्स 2 and 4, ठीक है बच्चों। अब एक बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, मैं रीड कर रहा हूं, तुम लोग क्वेश्चन लिख लो पहले। क्वेश्चन है, when two known resistances capital R and capital S are connected in the left gap and the right gap of a meter bridge, the balance point is found at a distance L1 from the zero end of the meter bridge wire, full stop. An unknown resistance capital X is now connected in parallel to the resistance S, and the balance point is now found at a distance L2 from the zero end of the meter bridge wire. Obtain a formula for capital X in terms of I1, L1, L2 and S. Question repeat कर रहा हूँ मैं। When two known resistances R and S, सब capital है, are connected in the left and right gaps of a meter bridge, the balance point is found at a distance L1 from the zero end of the meter bridge wire, full stop. An unknown resistance X is now connected in parallel to the resistance capital S, and the balance point is now found at a distance L2 from the zero end of the meter bridge wire. Obtain a formula for capital X in terms of L1, L2 and S. ठीक है, तो देखो फिर इसी फॉर्मूले से काम इसी फिगर से काम चल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पहले यहाँ पे इसको तो हटाओ, इसको हटाओ, ये सब हटाओ, है ना। बच्चों अंडरस्टूड है कि एक बैटरी तो होगी, वरना उसके काम ही नहीं करेगा, लेकिन मैं जस्ट अपना काम इससे चल रहा है। यहाँ तो क्या हो जाएगा, एक रेजिस्टेंस लगा रखा है R और यहाँ रेजिस्टेंस लगा रखा है S, एंड द बैलेंसिंग लेंथ इज L1। बैलेंसिंग लेंथ इज व्हाट, L1, ठीक है। की भी लगा, ठीक है। अब इस केस में अपन इक्वेशन लिख सकते हैं R/S इज इक्वल टू L1 अपॉन 100 माइनस L1, ठीक है। ये एक इक्वेशन होगी फर्स्ट। अब क्या कह रहा है वो कि इस S के संग पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा दिया कैपिटल X, एंड नाउ द बैलेंसिंग लेंथ इज L2, ठीक है। तो R
बाय इस पार्ट का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, Sx अपॉन S प्लस एक्स। तो R बाय Sx अपॉन S प्लस एक्स इज इक्वल टू L2 अपॉन 100 माइनस। ठीक है ना। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें x की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ L1, L2, R एंड S। शायद उन्होंने S नहीं मेंशन करा। कहाँ गया क्वेश्चन? L1, L2 एंड S ही अभी R के टर्म्स में निकालनी है। L1, L2 एंड S। ठीक है। तो सिंपल है बच्चों, हो ही गया। देखो यहां से R बाय S की वैल्यू इसमें डाल दो, इसको सेकंड कर दो। तो बाय 182 R बाय S की वैल्यू ये हो जाएगा S प्लस एक्स अपॉन S, और इसको R बाय S को अलग लिख दो। ये देखो ये ऊपर चला जाएगा, R बाय S अलग लिख दिया, x इज इक्वल टू L2 अपॉन 100 माइनस L2। अरे ये तो बड़ा सिंपल निकला बच्चों। S प्लस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू R बाय S की वैल्यू डाल दो, L1 अपॉन 100 माइनस L1 इज इक्वल टू L2 अपॉन 100 माइनस L2। ठीक है। केवल x की वैल्यू निकालनी है, ध्यान रखना। तो अब क्या करोगे, S प्लस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू L2 upon 100 minus L2 into 100 minus L1 upon L1। ठीक है। दोनों को अलग अलग कर दो। S by x plus 1 L2 100 minus L1 upon कैलकुलेशन लंबी है थोड़ी सी, into L1। 1 को उधर ले जाओ तो यहाँ -1 हो जाएगा ये। ठीक है। सॉल्व करता हूँ ये रब करके। ठीक है। तो 1 को उधर ले गया मैं, तो S बाय एक्स इज इक्वल टू L2 100 माइनस L1 L2 अपॉन एलसीएम आ जाएगा पूरा 100 L1 माइनस L1 L2 माइनस 100 L1 प्लस L1 L2। ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। तो S बाय एक्स इज इक्वल टू ऊपर से L2, ये क्या 100 L1 है बच्चों, सब गड़बड़ लगेगा। ये हो जाएगा 100 L2 माइनस L1 अपॉन L1 100 माइनस L2। अब रेसिप्रोकल कर दो, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, L1 100 माइनस L2 अपॉन 100 L2 माइनस L1 इंटू S। ये x की वैल्यू चेक कर लेता हूँ। ठीक है ना। क्या करते हैं L2 100 माइनस L1, है ना। तुम लोग चेक कर लेना एक बार, कहीं कहीं कुछ गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि इसमें L2 100 माइनस L1 आ रहा है। तो चेक करना कहाँ गड़बड़ हुई है। L1 L2 minus L1 minus L1 L2 100 minus L1 upon 100 L1 minus L1 L2 minus L1। देखने में बिल्कुल सही लग रहा है। ठीक है, जो भी है ना, तुम लोग एक बार खुद करके देख लेना इसको। क्वेश्चन लिख ही लिया तुमने। अब है एक और क्वेश्चन बच्चों, लिखो क्वेश्चन।
क्वेश्चन लिखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन रेजिस्टेंस X एंड द करंट ड्रॉन बाय द सर्किट फ्रॉम द बैटरी। कुछ फिगर दे रखा है साथ में इसमें, तो वो फिगर बनाता हूँ भाई। कॉमा, इफ नो करंट फ्लोज टू द गैल्वेनोमीटर, assume the resistance per unit length of the wire AB to be 0.01 ohm per centimeter। पहले फिगर बना दूं, फिर एक बार क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ। ठीक है, तुम लोग खुद करके देखना इसको, हो सकता है इन्होंने गड़बड़ कर रखी हो। क्वेश्चन है, पहले फिगर बनाता हूं, ये X, ये 2, ये 4 वोल्ट, मीटर निकाल लेना से, ठीक है। और ये 120 और 80 गिवन है, ये 120 सेंटीमीटर और ये 80 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है ना। तो अपने को फाइंड करना है, मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूं। फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन रेजिस्टेंस Y and the current drawn by the circuit from the battery if no current flows through the galvanometer. Assume the resistance per unit length of the wire AB to be 0.01 ohm per centimeter। ये A और ये B, ठीक है ना। तो अब ये तो बहुत सिंपल लग रहा है। x upon 2 सीधे सीधे this upon this, तो x upon 2 इक्वल टू 120 by 80, तो x इक्वल टू 12/8 इंटू 4, x तो 3 ओम आ गया, है ना। अब x अगर 3 ओम आ गया, यहाँ 3 ओम रख दीजिए। इसके अलावा इस AB वायर का रेजिस्टेंस दे रखा है 0.01 ओम पर सेंटीमीटर, ठीक है, 0.01 ओम पर सेंटीमीटर, ठीक है। तो 120 ओम का सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 120 into 0.01, तो इट इज 1.2। 80 का कितना हो जाएगा, 80 into 0.01, दैट इज 0.8। तो अब क्या करो, इस सर्किट को रीड्रॉ कर दो, यहां पे एक रेजिस्टेंस लगा दो, यहां पे एक रेजिस्टेंस लगा दो, ठीक है। तो अब ये दोनों सीरीज, ये दोनों सीरीज, और फिर ये पैरेलल, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5, 1.2 प्लस 0.8 कितना हो जाएगा, 2, तो इसका इक्वल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 5 into 2/5 प्लस 2, ये हो जाएगा 5 into 2/5 प्लस 2 हो जाएगा 10/7, ठीक है। तो इट इज 1.42 ओम रेजिस्टेंस। अब करंट कितनी हो जाएगी, करंट ड्रॉन बाय द सर्किट I इक्वल टू E बाय R, तो 10/7, ठीक है। तो इट इज 28/10, यानी 2.8 एम्पियर करंट सर्किट से ड्रॉ करेगा, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है। ओके, अब एक लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन मैं लिखवा रहा हूं तुम्हें, अगेन ये होमवर्क है तुम्हारा। क्वेश्चन है, फिगर शोज, फिगर सेम है ये, एक्स और वाई, बस यहां पे एक्स बना लो और यहां पे वाई। फिगर shows the experimental setup of a meter bridge. The null point is found to be 60 centimeter away from the end A. ये 60 सेंटीमीटर गिवन है क्वेश्चन।
ठीक है। अच्छा, लेंथ 1 मीटर, ये से ध्यान रखना, 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द एंड ए with x and y in position as shown in figure. When a resistance of 15 ohm is connected in series with y के संग सीरीज में लगा दिया, y the null point is found to shift by 10 centimeter towards end A. ये A है, ये B है, towards end A of the wire. Find the position of null point if a resistance of 30 ohm were connected in parallel with wire. Question में repeat करो फिर से. Figure shows the experimental setup of a meter bridge. The null point is found to be 60 centimeter away from the end A with x and y in position as shown in figure. When a resistance of 15 ohm is connected in series with y, the null point is found to shift by 10 centimeter towards the end A of the wire. Full stop. Find the position of null point if a resistance of 30 ohm were connected in parallel with the wire. है ना, अगर इसके संग पैरेलल में 30 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया तो नल पॉइंट कहाँ होगा वो फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, ये होमवर्क है तुम्हारा। ओके, बाय बच्चों, कल पोटेंशियोमीटर स्टार्ट करेंगे आप। बाय। वेलकम बैक बच्चों, दिस इज 43rd वीडियो ऑफ 12th फिजिक्स। ओके, आज पोटेंशियोमीटर समझते हैं ना। Potentiometer, as name indicates, is a device to measure potential difference. ठीक है, जैसे व्हीटस्टोन ब्रिज या स्लाइड वायर ब्रिज नल डिफ्लेक्शन पे बेस्ड डिवाइस था, ऐसे पोटेंशियोमीटर इज आल्सो बेस्ड ऑन नल डिफ्लेक्शन। दैट इज, वी विल टेक दैट रीडिंग एट विच गैल्वेनोमीटर रीड्स 0। ठीक है, फिर से सुनो। Potentiometer is a device to measure potential difference. अब पोटेंशियोमीटर की जरूरत क्यों पड़ी, है ना। देखो क्या होता है कि let us consider a circuit. Let the EMF of cell is 2 volt, internal resistance is 0.5 ohm, and this is 1.5. The current of this circuit is I equal to 2 by 1.5 plus 0.5. That is 2 by 2, 1 ampere. So throughout 1 ampere current flow। ठीक है, अब इसका जो टर्मिनल वोल्टेज होगा, the terminal voltage of cell is V equal to E minus IR. 2 minus IR, I is 1.5. It is 1.5। अब कैसे पता चलेगा कि इसका टर्मिनल वोल्टेज 1.5 वोल्ट है? तो यहां अपन एक वोल्ट मीटर लगा, ठीक है, वोल्ट मीटर विच मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अगेन जिन बच्चों ने जो रेगुलरली क्वेश्चन कर रहे हो, जब भी अमीटर की बात आती है तो हम बोलते हैं कि एक आइडियल अमीटर जिसका रेजिस्टेंस टेंडिंग टू 0, जो करंट मेजर करेगा और अमीटर सीरीज में लगता है। ठीक है, जब भी वोल्ट मीटर की बात आती है तो एक आइडियल वोल्ट मीटर विच इज हैविंग इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, पर प्रैक्टिकली वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट नहीं होगा। अब अगर रेजिस्टेंस इनफाइनाइट नहीं होगा, बहुत हाई होगा, तो इट मींस अपने को ऐसा अपीयर हो रहा है कि ये सर्किट से कोई करंट ड्रॉ नहीं कर रहा वोल्ट मीटर, पर एक्चुअली में जो रियल वोल्ट मीटर्स होते हैं दे हैव हाई फाइनाइट रेजिस्टेंस, नॉट इनफाइनाइट। लेट इसका रेजिस्टेंस 5000 ओम है। ठीक है, तो 5000 ओम अगर रेजिस्टेंस है तो इसका मतलब ये वोल्ट मीटर सर्किट से 2 by 5000 यानी 0.4 मिली एम्पियर करंट सर्किट से ड्रॉ कर लेगा। और जैसे ही ये सर्किट से करंट ड्रॉ करेगा, वैसे ही सपोज करो कि अपन
ओपन सर्किट है, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा। तो ईएमएफ की कंडीशन क्या थी? द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेल व्हेन नो करंट इज फ्लोइंग थ्रू सेल। लेकिन वोल्ट मीटर से मेजर करोगे आप 2 वोल्ट को, लेकिन वोल्ट मीटर कुछ ना कुछ करंट तो ड्रॉ कर ही लेगा, तो इट मींस सेल से कुछ ना कुछ करंट पास हो रही है। तो इट मींस वोल्ट मीटर नेवर मेजर्स एक्चुअल ईएमएफ। ठीक है, तो वोल्ट मीटर इज नॉट एन आइडियल डिवाइस टू मेजर एक्चुअल ईएमएफ। कुछ ना कुछ तो ये करंट ड्रॉ करेगा, और करंट ड्रॉ करते ही सेल के थ्रू करंट पास हो गई, तो ईएमएफ की कंडीशन फुलफिल नहीं होगी, है ना। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, ईएमएफ की कंडीशन क्या थी? द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 एंड्स ऑफ सेल व्हेन नो करंट इज फ्लोइंग थ्रू सेल। ठीक है, तो फिर से वही बात कि वोल्ट मीटर इज नॉट एन आइडियल डिवाइस टू मेजर ईएमएफ ऑफ अ सेल। अगर हमें ईएमएफ मेजर करना है तो हर हाल में इसके थ्रू करंट 0 होनी चाहिए, तो फिर हम पोटेंशियोमीटर्स यूज करते हैं। पोटेंशियोमीटर्स क्या होते हैं? दे आर बेस्ड ऑन नल डिफ्लेक्शन। पोटेंशियोमीटर के केस में अपन रीडिंग ही वो लेंगे जब सर्किट में कोई करंट फ्लो हो ही नहीं। ठीक है, और अब अगर सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं हो रही, तो इसका मतलब एक्चुअल ईएमएफ कंपेयर होगा, है ना। तो अगेन आगे अपन लिखेंगे इसके फीचर्स में। पोटेंशियोमीटर इज एन आइडियल डिवाइस टू मेजर ईएमएफ ऑफ अ सेल सिंस इट इज बेस्ड ऑन नल डिफ्लेक्शन। ठीक है, अब पोटेंशियोमीटर समझते हैं अपन। पोटेंशियोमीटर है क्या, है ना, बहुत ध्यान से समझना बच्चों। मान लो मैं 1 ओम के 4 रेजिस्टेंसेस ले, और इन चारों को ऐसे सीरीज में जोड़ दिया। ठीक है, इन चारों को ऐसे 1 ओम के रेजिस्टेंसेस हैं, इन चारों को ऐसे सीरीज में जोड़ दिया। ये थिक मेटल की स्ट्रिप से जोड़ दिया। इस पे एक 4 वोल्ट का सेल, एक एंड यहां लगा दिया और दूसरा एंड यहां लगा दिया। तो इस सर्किट की करंट क्या होगी? I इक्वल टू 4 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, तो 4, तो 1 एम्पियर, है ना। ध्यान से सुनते जाओ, एकदम बढ़िया समझ में आ जाएगा। ये 1 एम्पियर करंट यहां से जाएगी, सबसे पहले इसमें से पास होगी, फिर इसमें से, फिर इसमें से, फिर इसमें से, पूरे सर्किट में 1 एम्पियर करंट फ्लो हो जाएगा। अब जब 1 एम्पियर करंट यहां से पास होगी, तो यहां वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा? V इक्वल टू IR, 1 वोल्ट। यहां भी ड्रॉप 1 वोल्ट, यहां भी ड्रॉप 1 वोल्ट, यहां भी ड्रॉप 1 वोल्ट। ठीक है ना, सुनना बहुत ध्यान से बच्चों। अगर मैं एक वोल्ट मीटर लूं और उसका एक एंड यहां फिक्स कर दूं और दूसरा एंड यहां लगा दूं, तो वोल्ट मीटर रीड्स पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहां पोटेंशियल होगा 4 वोल्ट, 1 वोल्ट ड्रॉप हो गया, यहां होगा 3 वोल्ट, तो 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस रीड करेगा वोल्ट मीटर। ठीक है, वोल्ट मीटर का एक एंड तो यहां फिक्स रखूं, दूसरे एंड को यहां से हटा के यहां लगा दूंगा, तो अब 1 + 1 2 वोल्ट रीड करेगा। इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? यहां 4, यहां 3, फिर यहां एक और ड्रॉप हो जाएगा। इस पे अपन ड्रॉप 0 मान रहे हैं, ये 0 रेजिस्टेंस की चीजें हैं, इसीलिए थिक मेटल की स्ट्रिप्स होते हैं। तो यहां 1 वोल्ट और ड्रॉप हो जाएगा, तो यहां फिर 2 वोल्ट आ जाएगा। फिर यहां पे कुछ नहीं, यहां फिर 1 वोल्ट, तो यहां 1 वोल्ट बच जाएगा, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो गया। फिर यहां से यहां पे फिर 1 वोल्ट, यहां कितना आ जाएगा? 0। ठीक है, तो 4, 3, 2, 1 और 0। ठीक है ना। वोल्ट मीटर अगर मैं यहां और यहां के बीच में लगाऊंगा तो 1 वोल्ट रीड करेगा, यहां और यहां के बीच में लगाऊंगा तो 2 वोल्ट रीड करेगा, यहां और यहां के बीच में लगाऊंगा तो 3 वोल्ट रीड करेगा, और यहां के बीच में लगाऊंगा तो
4 वोल्ट रीड कर रहा है। ठीक है, सुनते जाओ देखो, है ना। अब इसका मतलब है कि अपने को इस वायर के बारे में पूरी नॉलेज है कि कितनी लेंथ के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। यहाँ 1 2 3 देन 4, ठीक है, 1 1 1 1 ऐसे। और अगर लेंथ डबल हो रही है तो 2 वोल्ट, लेंथ ट्रिपल हो रही है तो 3 वोल्ट, लेंथ 4 टाइम्स आ रही है तो 4 वोल्ट। ठीक है ना, सुनना बच्चों बहुत ध्यान से। अब मैं क्या करूं, है ना, देखो पहले एक चीज और क्या करो कि एक 10 वोल्ट का सेल है और एक 5 वोल्ट का सेल है ना, 10 वोल्ट और 5 वोल्ट का सेल है। इसमें करंट कहां फ्लो होगी, इस डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, आप अगेन एक 10 वोल्ट का सेल है, नहीं सपोज ये 5 वोल्ट का है और ये 10 वोल्ट का है, तो करंट ऐसे फ्लो होगी, यहां ऐसे, यहां ऐसे। दोनों 10 वोल्ट के हैं तो करंट किधर फ्लो होगी, कहीं भी फ्लो होगी। इट मीन्स अगर दो पॉइंट्स के अक्रॉस दोनों तरफ से सेम पोटेंशियल डिफरेंस आ जाए तो फिर उस सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं होगी। ठीक है ना, समझा। तो देखो अब इस वायर के अक्रॉस हमें कितनी लेंथ के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है अच्छी तरह पता है। मैंने क्या करा, यहां पे एक 1 वोल्ट का सेल लिया और उसका एक एंड तो यहां कनेक्ट कर दिया, एक गैल्वेनोमीटर लगाया और दूसरा एंड यहां कनेक्ट कर दिया। तो देखो गैल्वेनोमीटर कितना रीड करेगा, यही वाली सिचुएशन होगी, इधर भी 1 वोल्ट इधर भी 1 वोल्ट, तो गैल्वेनोमीटर विल रीड 0। ठीक है, क्योंकि दोनों तरफ से सेम पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। अगर ये 2 वोल्ट होता और मैं इसको यहां लगा देता, फिर से गैल्वेनोमीटर 0 रीड करता, क्योंकि ये 1 2 वोल्ट, इधर भी 2 वोल्ट इधर भी 2 वोल्ट, तो इट विल रीड 0। अगर ये 3 वोल्ट होता तो मुझे ये यहां कनेक्ट करना पड़ता, तब गैल्वेनोमीटर 0 रीड करता। ठीक है, और अगर ये 4 वोल्ट होता तो मुझे इसको यहां लगाना पड़ता, तो इधर भी 4 और इधर भी 4, तो नेट वोल्टेज विल बी 0, तो गैल्वेनोमीटर वुड हैव रीड 0। ठीक है, अब देखो क्या है, समझना ध्यान से, बस एंड होने वाला है। इस वायर के अक्रॉस कितनी लेंथ पे कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है मुझे अच्छी तरह पता है ना, लेकिन मुझे इस सेल का ईएमएफ नहीं पता। लेकिन जब मैं इसको यहां लगा रहा हूं ना, तो ये नल रीडिंग दे रहा है। जब मैं इसको यहां लगा रहा हूं तो ये नल रीडिंग दे रहा है, तो इट मींस इसका ईएमएफ इससे बैलेंस हो गया होगा, तभी तो ये सिचुएशन बनी। तो इट मींस इसका पोटेंशियल 1 वोल्ट होगा। ठीक है, अगर सपोज मैं इसको यहां लगा रहा हूं और ये 0 दे रहा है, तो इसका मतलब इन दोनों वायर्स के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो इसका पोटेंशियल है, 2 वोल्ट। अगर मैं इसको यहां लगा रहा हूं और फिर ये रीडिंग 0 दे रहा है, तो इट मींस इसका ईएमएफ कितना होगा, 3 वोल्ट। और अगर मैं यहां लगा रहा हूं और ये 0 रीडिंग दे रहा है, तो इट मींस क्या होगा, इसका ईएमएफ 4 वोल्ट। और ईएमएफ ही होगा क्योंकि हम रीडिंग ही वो ले रहे हैं जब यहां पे कोई करंट फ्लो नहीं हो, तो इसका मतलब इसका एक्चुअल ईएमएफ कंपेयर होगा। ठीक है, तो देखो जो पोटेंशियोमीटर है ना, वो एक्चुअल में ये वायर है, दिस वायर इज द पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर इज अ लॉन्ग वायर थ्रू विच a constant current is maintained with the help of a cell, an ammeter
rheostat. What is a rheostat? A variable resistance. ठीक है, rheostat and a key. ठीक है. What is potentiometer? It is a long wire through which a constant current is maintained with the help of a cell, a rheostat and a meter and a key, all in series with the potentiometer. ठीक है. अब उसके थ्रू अगर कांस्टेंट करंट फ्लो हो रही है तो पोटेंशियोमीटर की कितनी लेंथ के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप है ये हमको पूरा पता होता है, तो हम उससे कंपेयर कर करके किसी अननोन ईएमएफ को फाइंड कर लेते हैं. तो पोटेंशियोमीटर क्या है? एक लॉन्ग वायर है एक्चुअली, जिसको नंबर ऑफ सेगमेंट्स में से ब्रेक कर देते हैं. ठीक है. और इन सेगमेंट्स को विद द हेल्प ऑफ थिक मेटल स्ट्रिप्स आपस में जोड़ देते हैं. ठीक है. और इनके थ्रू एक कांस्टेंट करंट मेंटेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ रियोस्टेट, अ की एंड एन मीटर. ठीक है. तो ये इसको रेड से मार्क कर रहा हूं मैं. ये एक्चुअली पोटेंशियोमीटर. ठीक है. अब जिस सेल का ईएमएफ फाइंड करना है उसको यहां लगा देते हैं, है ना. अभी मैं यहां वोल्टमीटर लगाऊंगा. ठीक है. और ये मान लो ये लेंथ एल है, तो ये वोल्टमीटर कितना रीड करेगा? इसका ईएमएफ ई मान लेते हैं. इसका मीटर का रेजिस्टेंस कुछ आर ए कंसीडर करते हैं. रियोस्टेट को RH से रिप्रेजेंट करते हैं और रियोस्टेट का रेजिस्टेंस भी RH. ये जो वायर है रेड वाला पोटेंशियोमीटर वायर, इसके फीचर्स अगेन वही जो व्हीटस्टोन ब्रिज या स्लाइड वायर ब्रिज के फीचर्स थे. हाई रेजिस्टिविटी, लो अल्फा, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन. दिस वायर शुड बी ऑफ हाई रेजिस्टिविटी, लो अल्फा एंड यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन. ठीक है. इस वायर का यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस सपोज x है. व्हाट इज x? रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर. ठीक है. इसके थ्रू करंट फ्लो हो रही है सपोज I. तो यूनिट लेंथ के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा? xi. तो L लेंथ के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा? xi-L. ठीक है. अगर ये लेंथ L है तो इसका मतलब ये कितना रीड करेगा? xi-L. इस xi को बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट. ठीक है. क्योंकि x है रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, I is करंट, तो xi is ड्रॉप पर यूनिट लेंथ. तो ड्रॉप पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट. ठीक है. xi is V by L, वोल्टेज पर यूनिट लेंथ. V by L से पहले कहां पढ़ा था? E, इलेक्ट्रिक फील्ड. पोटेंशियल ग्रेडियंट इलेक्ट्रिक फील्ड था. ठीक है. तो xi is पोटेंशियल ग्रेडियंट और इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्रॉप पर यूनिट लेंथ. ठीक है. समझ में आया बच्चों? है ना. अब देखो पोटेंशियोमीटर एक बार सिस्टमैटिक सुन लो कि पोटेंशियोमीटर इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर ऑफ लॉन्ग वायर्स connected in series with each other with the help of metallic strips. ठीक है. इससे पहले पोटेंशियोमीटर इज अ डिवाइस टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस. ठीक है. अब प्रिंसिपल, पोटेंशियोमीटर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल that potential difference across any segment of a wire is directly proportional to the length of that segment. ठीक है. मैं फिर बोल रहा हूं, potential difference across any portion of a wire carrying constant current is directly proportional to the length of that portion. है ना. यानी पोटेंशियोमीटर का जो प्रिंसिपल होता है that is V is directly proportional to L. इसका प्रूफ कि V इक्वल टू आई आर, तो V इक्वल टू आई रो L बाय A, R इज रो L बाय A, है ना. फिर इसको लिख लो, ये प्रूफ ऑफ प्रिंसिपल है.
V इक्वल टू आई रो बाय ए अलग कर लो और एल अलग कर लो, ठीक है। अब आई रो बाय ए इज स्ट्रिक्टली कांस्टेंट, इसलिए अपन बार बार बोल रहे हैं कि इसके थ्रू एक कांस्टेंट करंट फ्लो होनी चाहिए, तो आई कांस्टेंट, रो रेजिस्टिविटी थ्रू आउट इसी कांस्टेंट होगी। कैपिटल ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का वायर होना चाहिए स्ट्रिक्टली, तो ये आई रो बाय ए इज स्ट्रिक्टली कांस्टेंट, तो इट इंप्लाइज V is directly proportional to L. This is principle of potentiometer, ठीक है बच्चों, समझ आया है ना। अब पोटेंशियल डिफरेंस कैसे मेजर करेंगे, इससे EMF कैसे मेजर करेंगे। जिस सेल का EMF फाइंड करना है उसको यहां लगा दो, है ना, उसके साथ सीरीज में एक गैल्वेनोमीटर लगा दो, ठीक है। मान लो इसका EMF है E डैश, फिर से वही गैल्वेनोमीटर, सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर का एक एंड तो इसके नेगेटिव से जोड़ दिया, दूसरा एंड टू अ जॉकी। जॉकी इज व्हाट, अ ब्लंट मेटेलिक कॉन्टैक्ट। जॉकी को अलग अलग पॉइंट्स पे टच करो, जिस पॉइंट पे गैल्वेनोमीटर नल रीडिंग देगा वो लेंथ मेजर कर लो, ठीक है। रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इज x, तो ड्रॉप पर यूनिट लेंथ इज x है, ठीक है। अब x क्या होगा, मान लो पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस है Rp और यहां से लेके यहां तक पूरी लेंथ है L, रेड से लिख देता हूं, पूरी लेंथ इज व्हाट, L, ठीक है। तो x होगा Rp बाय रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर, ठीक है। अब I यानी ये वाली करंट, ठीक है। तो देखो खुद ही निकालो I क्या होगा, टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। इससे कोई मतलब ही नहीं, इससे इसलिए मतलब नहीं है क्योंकि अपन रीडिंग ही वो लेंगे जब यहां कोई करंट फ्लो नहीं होगा, तो इसका मतलब ये सर्किट तो काम में ही नहीं आएगा, ये ऊपर का पार्ट है बस I के लिए, ठीक है। तो I क्या होगा, टोटल वोल्टेज यानी E अपॉन टोटल रेजिस्टेंस RA प्लस RP प्लस RH, ठीक है, और प्लस अगर इसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है तो ये I सब सीरीज में जोड़ दिए, RA प्लस RP, ठीक है, प्लस RH प्लस इसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल। अब जनरली क्या होता है, अब मीटर को हम आइडियल कंसीडर करते हैं, है ना, तो ये तुम्हें नहीं मिलेगा सर्किट, है ना, तो इसको हटाओ, ये RP प्लस RH प्लस R, ठीक है। तो E डैश क्या हो जाएगा, XI यूनिट लेंथ के क्रॉस ड्रॉप, और अगर L बैलेंसिंग लेंथ है तो इसका मतलब ये वोल्टेज इस लेंथ के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है उसके बराबर है स्ट्रिक्टली, इसीलिए ये नल डिफ्लेक्शन दे रहा है। तो XIL, तो E डैश क्या हो जाएगा, X तो RP बाय L, IE बाय RP प्लस RH प्लस R इनटू L। इससे पोटेंशियोमीटर के सारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है ना, समझ आया, ठीक है। तो पोटेंशियोमीटर का पर्पस क्या है, टू फाइंड EMF ऑफ अ सेल, और जिस सेल का EMF निकालना है उसको यहाँ लगा दिया मैंने, ठीक है, और उसको यहाँ लगाते ही बैलेंसिंग लेंथ फाइंड कर ली, और अगर बैलेंसिंग लेंथ L है तो यानी इस लेंथ के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो इसके बराबर होगा, ठीक है। तो E डैश इस लेंथ के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस अगर X है, कांस्टेंट करंट I है, तो यूनिट लेंथ के क्रॉस ड्रॉप होगा XI, तो L लेंथ के क्रॉस ड्रॉप होगा XIL, तो E डैश कितना होगा, XIL। X की वैल्यू पोटेंशियोमीटर वायर के लिए रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, I की वैल्यू पोटेंशियोमीटर वायर के थ्रू करंट, ठीक है। तो इट इज E अपॉन RP प्लस RH प्लस R, और L बैलेंसिंग लेंथ, ठीक है ना। अब मंडे को अपन इसके आगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन कंटिन्यू करेंगे इस पे बेस्ड इसके यूजेस
प्लस क्वेश्चंस इसमें, है ना। इसको कई बार देख लेना बच्चों। पोटेंशियोमीटर थोड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन अगर तुम इसे वीडियो को कई बार देखोगे तो बड़ा सिंपली समझ में आ जाएगा। ठीक है, बाय बच्चों।